एक बड़े घर के आलीशान बंगले में राम शरण जी अपने बेटे अविनाश और बहू कविता के साथ रहते थे। राम शरण जी ने अपना पूरा जीवन खेती और मजदूरी में झोंक दिया था ताकि अविनाश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। अविनाश बड़ा आदमी बना भी, लेकिन कामयाबी के नशे में वह उन हाथों को भूल गया जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। उम्र के इस पड़ाव पर राम शरण जी की नज़र कमज़ोर हो गई थी और कमज़ोरी के कारण उनके हाथ अक्सर कांपते थे। एक शाम डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय उनके हाथ से कांच का महंगा गिलास छूट गया और चकनाचूर हो गया। कविता झुंझला कर बोली, हे भगवान, अविनाश देखिए, अपने पिताजी को रोज कुछ न कुछ तोड़ते हैं। इन कीमती कालीनों और बर्तनों का तो इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। अब तो इनके साथ बैठकर खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। अविनाश ने पिता की ओर देखा तक नहीं और अगले दिन बाजार से मिट्टी का एक कुल्हड़ और लकड़ी का एक पुराना कटोरा ले आया। उसने रूखे स्वर में कहा, बाबूजी, आज से आप बरामदे में बैठकर इसी में खाना खाया करें। न कांच टूटेगा, न कालीन गंदा होगा। राम शरण जी अपनी लाचारी पर आंसू बहाते हुए बरामदे के कोने में बैठ गए। उनका 8 साल का पोता नमन, जो बहुत शांत स्वभाव का था, यह सब देख रहा था। अगले दिन अविनाश ने देखा कि नमन बगीचे में बैठकर लकड़ी के एक टुकड़े को चाकू से तराश रहा था। अविनाश ने पास जाकर पूछा, बेटा नमन, यह क्या बना रहे हो? क्या यह स्कूल का कोई प्रोजेक्ट है? नमन ने बहुत ही मासूमियत सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पिता की ओर देखा और कहा, नहीं पापा, मैं आपके और मम्मी के लिए लकड़ी का कटोरे बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ और आप दोनों बूढ़े हो जाओ तो मुझे आप लोगों के लिए बर्तन ढूंढने ना पड़े। मैं आपको इन्हीं में खाना दिया करूँगा। नमन के उन चंद शब्दों ने अविनाश और कविता के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें अपनी तस्वीर भविष्य के उस लकड़ी के कटोरे में साफ दिखने लगी। उन्हें समझ आया कि वे अपने बेटे को कोई खिलौना नहीं बल्कि अपनों का अपमान करना सिखा रहे हैं। अविनाश तुरंत दौड़कर बरामदे में गया, अपने पिता के कांपते हाथों को थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसी वक्त वह लकड़ी का कटोरा फेंक दिया और पिता को सम्मान के साथ वापस घर के भीतर ले आया। अविनाश और कविता की आंखों से पर्दे गिर चुके थे। उस रात घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अविनाश ने खुद अपने हाथों से पिता के कमरे की धूल साफ की और वह पुराना पंखा ठीक करवाया जिसे बिल बचाने के बहाने बंद रखा गया था। अगले दिन सुबह जब राम शरण जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कविता हाथ में चाय का प्याला लिए उनके सिराहने खड़ी थी। उनके चेहरे पर अब वह तीखापन नहीं बल्कि एक शर्मिंदगी भरी नरमी थी। कविता ने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, चाय पी लीजिए। और हाँ, आज नाश्ता हम सब साथ में डाइनिंग टेबल पर ही करेंगे। नमन आपका इंतजार कर रहा है। राम शरण जी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जब वे डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे तो अविनाश ने अपनी कुर्सी छोड़कर उन्हें सबसे मुख्य जगह पर बिठाया।
अब अगर उनके हाथ से थोड़ी सब्जी गिरती या पानी छलक जाता तो कविता झिझकने के बजाय तुरंत मुस्कुराकर उसे साफ कर देती और कहती, कोई बात नहीं बाबूजी, यह तो होता रहता है। नमन यह सब देखकर बहुत खुश था। उसने वह लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया था और अब वह हर समय अपने दादा जी की लाठी बनकर उनके साथ रहता। कुछ महीने बीत गए। रामशरण जी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन इस बार वे लाचार नहीं थे। उनके पास अविनाश का कंधा था और कविता की सेवा। एक रात रामशरण जी ने अविनाश को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, इंसान के पास धन दौलत कितने भी हो, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी उसकी संतान के संस्कार होते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा और बहू अपनी जड़ों की ओर वापस लौट आए। अब मैं सुकून से अपनी मीना के पास जा सकता हूँ। उस रात रामशरण जी ने गहरी नींद में अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, ऐसी शांति जो केवल अपनों का प्यार पाने के बाद मिलती है। रामशरण जी के जाने के बाद अविनाश ने उनके कमरे को बंद नहीं किया। उसने उस कमरे को घर का प्रार्थना कक्ष बना दिया, जहां उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई। नमन अब रोज स्कूल जाने से पहले अपने दादाजी की तस्वीर के सामने सिर झुकाता। अविनाश और कविता अब समझ चुके थे कि बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि घर की वह छाया है जो धूप में जलते परिवार को शीतलता देती है। रामशरण जी के जाने के बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उनके संस्कारों ने अविनाश और कविता के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कहानी का अंतिम भाग इस प्रकार है। रामशरण जी की 13वीं के बाद अविनाश ने अपनी अलमारी से वह मिट्टी का कुल्हड़ और लकड़ी का कटोरा निकाला जिसे वह कभी अपने पिता के लिए लाया था। उसे देखकर अविनाश की आंखें भर आई। उसने उसे फेंकने के बजाय अपने ड्राइंग रूम के सबसे महंगे शो केस में सजा दिया। जब कविता ने देखा तो पूछा, अविनाश, इसे यहाँ क्यों रखा है? या तो हमें हमारी पुरानी गलतियों की याद दिलाएगा। अविनाश ने गंभीरता से कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कविता। यह कटोरा हमारे घर का सबसे कीमती स्मृति चिन्ह है। यह हमें याद दिलाएगा कि हमने क्या गलती की थी और हमारे बेटे ने हमें कैसे सही रास्ता दिखाया। यह हमें कभी अहंकारी नहीं होने देगा। समय बीतता गया। नमन अब बड़ा हो रहा था। उसने देखा कि उसके माता पिता अब न केवल एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बल्कि वे अक्सर शहर के वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ के बुजुर्गों की सेवा करते हैं। एक दिन नमन ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आप अब भी मुझसे डरते हो कि मैं आपके लिए लकड़ी का कटोरा बनाऊंगा? अविनाश ने नमन को गले लगा लिया और हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैंने तुम्हें लकड़ी का कटोरा नहीं बल्कि प्यार और सम्मान देना सिखा दिया है। अब मुझे विश्वास है कि जब मैं और तुम्हारी मम्मी बूढ़े होंगे तो तुम हमें बोझ नहीं, अपना गौरव मानोगे। अविनाश और कविता ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि वे समाज में यह संदेश फैलाएंगे कि बुढ़ापा जीवन का सूर्यास्त नहीं, बल्कि वह शाम है जो रात के सुकून की तैयारी करती है। वह घर जो कभी तानों और कड़वाहट से भरा था, अब हंसी खुशी और शांति का प्रतीक बन गया था। रामशरण जी भले ही जा चुके थे, लेकिन उनकी सुंदरता उनके संस्कारों के रूप में उस घर के कोने कोने में महक रही थी।
वर्षों बीत गए। नमन अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और उसकी अपनी शादी हो चुकी थी। अविनाश और कविता भी अब 60 की उम्र पार कर चुके थे। अविनाश के बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे और कविता के हाथों में अब वैसी फुर्ती नहीं रही थी। एक दिन अविनाश को तेज बुखार आया और वे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। कविता रसोई में उनके लिए दलिया बना रही थी, लेकिन कमजोरी के कारण उसके हाथ से गरम पतीला फिसल गया और सारा दलिया फर्श पर फैल गया। रसोई में शोर सुनकर नमन और उसकी पत्नी दौड़कर आए। कविता सहम गई। उसे अचानक सालों पुराना वह दृश्य याद आ गया जब उसके ससुर राम शरण जी के हाथ से दाल गिरी थी और उसने उन पर चिल्लाया था। उसे लगा कि शायद आज इतिहास खुद को दोहराएगा और उसकी बहू या बेटा उसे ताना मारेंगे। लेकिन नमन ने अपनी माँ को डांटने की बजाय तुरंत उनका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठाया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मम्मी थक गई हैं, तुम इनके लिए चाय बनाओ, मैं रसोई साफ कर देता हूँ। नमन की पत्नी मुस्कुराते हुए कविता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मम्मी जी आप परेशान क्यों होती हैं? उम्र के साथ थोड़ी थकान तो होती है, आप आराम कीजिए, हम हैं ना। अविनाश जो दरवाजे के पीछे खड़े यह सब देख रहे थे, उनकी आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने दीवार पर लगी अपने पिता राम शरण जी की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबूजी आप जीत गए। आपने जो बीज बोया था आज वह एक छायादार पेड़ बन गया है। उस रात पूरा परिवार फिर से डाइनिंग टेबल पर साथ बैठा। अंतर बस इतना था कि अब मेज पर कोई लकड़ी का कटोरा या मिट्टी का कुल्हड़ नहीं था। नमन ने अपने हाथों से अपने पिता अविनाश को निवाला खिलाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में अविनाश उसे खिलाता था। ड्राइंग रूम के शोकेस में रखा वह पुराना लकड़ी का कटोरा आज भी वहाँ मौजूद था, लेकिन अब वह नफरत का नहीं बल्कि सीख का प्रतीक था। वह हर आने वाली पीढ़ी को यह बता रहा था कि घर की असली सुंदरता दीवारों के रंग या कीमती फर्नीचर में नहीं बल्कि घर के बुजुर्गों की मुस्कान और उनके प्रति बच्चों के सम्मान में होती है। नमन ने केवल अपने माता पिता की सेवा ही नहीं की बल्कि उसने अपने दादा जी की याद में एक दादा दादी पाठशाला की शुरुआत की। यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ मोहल्ले के बच्चे शाम को इकट्ठा होते और बुजुर्ग उन्हें अपनी कहानियाँ, तजुर्बे और जीवन के मूल्य सिखाते। नमन का मानना था कि किताबें हमें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन अनुभव केवल बुजुर्गों की झुर्रियों में मिलता है। एक शाम जब अविनाश पार्क में बैठे थे, एक पड़ोसी ने उनसे पूछा, अविनाश जी, आज के समय में जब बच्चे माँ बाप को बोझ समझकर अलग कर देते हैं, आपका बेटा आपकी इतनी सेवा करता है, आपने उसे क्या सिखाया? अविनाश ने मुस्कुराते हुए शोकेस में रखे उस पुराने लकड़ी के कटोरे की ओर इशारा किया और कहा, मैंने उसे कुछ सिखाया नहीं, बस उसे दिखाया। मैंने उसे दिखाया कि जब हम अपने माता पिता का हाथ थामते हैं तो ईश्वर हमारा हाथ थाम लेता है। वह लकड़ी का कटोरा आज भी हमारे घर में है, पर अब वह हमें डराता नहीं बल्कि गर्व महसूस कराता है कि हमने समय रहते अपनी गलती सुधार ली। समय का पहिया चलता रहा। अविनाश और कविता ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बड़े ही सम्मान और आनंद के साथ बिताए। उनके घर में कभी सन्नाटा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ हमेशा बुजुर्गों की कहानियाँ और बच्चों की किलकारियाँ गूंजती रहती थी।
आज उस घर के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा है संस्कार सदन, जहाँ बुढ़ापा बोझ नहीं, घर की सुंदरता है। अविनाश और कविता अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। एक दिन नमन के घर में एक बड़ी खुशखबरी आई। नमन पिता बन गया था। अविनाश के हाथों में जब उनका परपोता आया तो उनकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले रामशरण जी की आंखों में नमन को पहली बार देखकर आई थी। अब घर में 4 पीढ़ियां एक साथ थी। अविनाश ने महसूस किया कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं से बनता है। एक ठंडी सुबह अविनाश ने नमन को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी लेकिन लहजे में एक अजीब सा संतोष था। उन्होंने नमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज मेरा सफ़र पूरा हुआ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने साथ कोई मलाल लेकर नहीं जा रहा। तुमने मुझे वो सम्मान दिया जिसकी कमी मैंने तुम्हारे दादा जी को दी थी। तुमने मुझे पिता होने का असली गर्व महसूस कराया। नमन की आंखों में आंसू थे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए दीवार पर लगी अपने पिता रामशरण जी की तस्वीर को देखा, जैसे वे उन्हें अपने पास बुला रहे हों। उसी रात सोते हुए अविनाश ने अपनी देह त्याग दी। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो एक विजेता के चेहरे पर होती है। अविनाश के अंतिम संस्कार के बाद नमन ने वह लकड़ी का कटोरा उठाया। उसकी पत्नी ने पूछा, अब इसका क्या करोगे? नमन ने उसे अपने नवजात बेटे के पालने के पास एक छोटी सी मेज पर रख दिया और कहा, यह कटोरा हमारे परिवार की मसाल है। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं उसे यह नहीं कहूँगा कि यह गरीबी की निशानी है। मैं उसे बताऊँगा कि यह उस अहंकार की हार है जो अपनों को छोटा समझता था। यह उसे याद दिलाएगा कि इंसान की कीमत उसके धन से नहीं बल्कि उसके अपनों के प्रति व्यवहार से होती है। समय बीतता रहा, लोग आते जाते रहे, लेकिन उस घर की नींव हमेशा मजबूत रही। वह घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं रहा बल्कि एक ऐसा मंदिर बन गया जहाँ बुजुर्गों की आवाज़ को शोर नहीं बल्कि घर की रौनक समझा जाता था। आज भी जब उस घर के बरामदे में कोई बुजुर्ग बैठता है तो मोहल्ले के लोग सम्मान से सिर झुकाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस घर में बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी सुंदरता है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। नमन का बेटा, जिसका नाम उसने आर्यन रखा था, अब जवान हो चुका था। आर्यन ने विदेश की एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी हासिल की थी। नमन और उसकी पत्नी अब वृद्ध हो चुके थे। नमन के बाल भी अब वैसे सफ़ेद हो गए थे जैसे कभी अविनाश जी के हुए थे। एक दिन आर्यन घर आया और उसने एक बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा, पापा, मुझे कंपनी ने अमेरिका के हेड ऑफिस में शिफ्ट होने का ऑफ़र दिया है। वहाँ सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं चाहता हूँ कि आप और मम्मी भी मेरे साथ चलें। नमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। वह अपनी जड़ों से, उस संस्कार सदन से और अपने दादा परदादा की यादों से दूर नहीं जाना चाहता था। उसने आर्यन से कहा, बेटा, हमारी उम्र अब नई जगहों को अपनाने की नहीं है, हम यहीं खुश हैं। आर्यन ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, पापा, वहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत मॉडर्न है। यहाँ पुराने घर में रहकर आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे। वहाँ हर
चीज़ के लिए रोबोट और असिस्टेंट होते हैं। नमन चुप रहा। उसने धीरे से उठकर ड्राइंग रूम के उस शोकेस की ओर इशारा किया जहां वह पुराना लकड़ी का कटोरा आज भी एक कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखा था। नमन ने आर्यन को अपने पास बुलाया और कहा, आर्यन, तुम्हें पता है यह कटोरा यहाँ क्यों है? तुम्हारे परदादा और दादाजी ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि रिश्तों की गर्माहट किसी मशीन या सुख सुविधा में नहीं बल्कि साथ बैठने और एक दूसरे का हाथ थामने में होती है। विदेश में तुम्हारे पास पैसा होगा, मशीनें होंगी, लेकिन क्या वहाँ भी शाम को हम सब इसी तरह बैठकर बातें कर पाएंगे? क्या वहाँ भी हमारे पड़ोस के बच्चे मुझसे कहानियाँ सुनने आएंगे? आर्यन उस कटोरे को देखने लगा। उसने बचपन से इस कटोरे की कहानी सुनी थी। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था कि बुढ़ापा बोझ नहीं, सम्मान है। आर्यन की पत्नी, जो एक आधुनिक विचारों वाली युवती थी, उसने कटोरे की ओर देखते हुए कहा, पापा, हम समझ गए। सफलता का मतलब अपनों को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलना है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आर्यन वहीं काम करेगा जहाँ आप खुश रहें। हम यही पास के शहर में अपनी कंपनी का नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। नमन की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसने देखा कि वह लकड़ी का कटोरा आज भी अपना काम कर रहा था। उसने चौथी पीढ़ी को भी भटकने से बचा लिया था। कुछ साल और बीत गए। नमन ने अपनी अंतिम सांसें उसी घर संस्कार सदन में ली। जब नमन इस दुनिया से गया तो उसके अंतिम संस्कार में पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोगों ने कहा, आज संस्कारों का एक बरगद गिर गया जिसने हजारों परिवारों को छाया दी थी। नमन के जाने के बाद आर्यन ने उस लकड़ी के कटोरे को उठाया। उसने उसे अपने बेटे के हाथ में दिया और कहा, बेटा, यह हमारे परिवार की सबसे बड़ी वसीयत है। जब तक यह कटोरा हमारे घर में है और इसकी कहानी हमारे दिलों में है, तब तक हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। उस दिन संस्कार सदन के बाहर एक नई तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, मकान ईंटों से बनता है लेकिन घर पूर्वजों के आशीर्वाद और बच्चों के सम्मान से चलता है। वह लकड़ी का कटोरा अब केवल एक वस्तु नहीं था, वह एक जीवित उपदेश बन चुका था। पीढ़ी दर पीढ़ी वह कटोरा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा और हर पीढ़ी को यह याद दिलाता रहा कि जो हाथ आज हमारे खिला रहे हैं, कल जब वे कांपने लगे तो उन्हें कटोरा नहीं, सहारा देना है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।